अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश सिंह सरस्वार और विवेकानंद एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर जो लोकतंत्र या शासन व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं उन पर बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने परिसंघात्मक, संघात्मक तथा एकात्मक शासन व्यवस्था को समझा था। अब हम बात करते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था इस संबंध में कैसी है, अर्थात भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताओं का समावेशन है। तो याद रखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं, जिसके कारण भारत को संघात्मक कहा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले विशेषता है दोहरी शासन पद्धति, अर्थात अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में दोहरी शासन पद्धति अपनाई जाती है। केंद्र में केंद्र सरकार काम करती है और विभिन्न प्रांतों में राज्य सरकारें। इसके अलावा दूसरी विशेषता है द्विसदनवाद। तो आप देखेंगे कि भारत में संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, इसलिए यहाँ द्विसदनवाद की स्थापना की गई है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संविधान की, वह है लिखित संविधान। तो भारत में एक लिखित संविधान होता है और आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था की यह विशेषता भी भारतीय संविधान में शामिल है। इसके अलावा कठोर संविधान, चूँकि भारतीय संविधान के कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनको पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, विशेष बहुमत के लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि किसी विधेयक को कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। अब कुल सदस्यों का मतलब है कि जो टोटल संख्या होती है, जैसे लोकसभा की 545 और राज्यसभा की 245, तो इसका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है कि विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो जब किसी विधेयक को ये 2 शर्तें या 2 प्रकार का बहुमत मिल जाता है तो कहा जाता है कि विशेष बहुमत मिल गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी कंडीशन को हमेशा पहले पढ़ें कि विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हासिल होना चाहिए, और ये पहली शर्त को बाद में पढ़ें। और ये 2/3 बहुमत भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, अर्थात 50% से अधिक होना चाहिए। और इसके अलावा संविधान के कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जिनको कह सकते हैं संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत भी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहा जाता है, और जो कि एक संघात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा भारत की शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन व्यवस्था का ही सिद्धांत है। कुल मिला के भारत में संविधान सर्वोच्च विधि है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, और उसी विधि के अनुसार भारत में सारे कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भारत की शासन व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका का गुण भी मौजूद है, अर्थात हमारे यहाँ की न्यायपालिका का ही अधिकार है कि वह संविधान की सुरक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है, और इस प्रकार के जो न्यायपालिका अपने कार्य करती है वो किसी भी दबाव में काम नहीं करती, बल्कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य ये सभी करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो भारत की शासन प्रणाली में लागू है वह है केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा। अब आपने 7वीं अनुसूची का नाम तो सुना होगा, उसमें 3 प्रकार की सूचियां बतलाई गई हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वह विषय शामिल है जिसमें संसद कानून बनाती है, राज्य सूची में वह विषय शामिल है जिसमें राज्यों का विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी विवाद होगा तो केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटवारा भारतीय व्यवस्था में किया गया है, ये संघात्मक व्यवस्था का ही उदाहरण है। तो दोस्तों ये थी भारतीय शासन व्यवस्था की संघात्मक विशेषताएं।
अब देखते हैं कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के गुण भी शामिल हैं। तो दोस्तों बिल्कुल शामिल है। सबसे पहला गुण है सशक्त केंद्र। हमने केंद्र की शासन व्यवस्था का अनुसरण करते हुए सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया था। इसीलिए भारत का केंद्र सारे के सारे प्रांतों की तुलना में अधिक मजबूत है। भारतीय केंद्र को वित्तीय शक्तियाँ भी ज़्यादा है, विधायी शक्तियाँ भी ज़्यादा है और प्रशासनिक शक्तियाँ भी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में एकात्मक व्यवस्था की ही तरह एकल संविधान को अपनाया गया है, अर्थात भारत में केवल एक संविधान है जो सभी केंद्रों और प्रांतों में लागू होता है। पहले इसका जम्मू कश्मीर अपवाद था क्योंकि उसका अपना एक अलग संविधान था, लेकिन अब वह भी इसका अपवाद नहीं रह गया है। इसके अलावा भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था का एक गुण ये भी है कि भारत का संविधान लचीला या नम्य संविधान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब संघात्मक व्यवस्था के तहत बतलाया कि भारत में कठोर संविधान को अपनाया गया है, तो फिर यहाँ लचीला कैसे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है और वो तीनों प्रक्रिया भारतीय संविधान को लचीला भी बनाती है और कठोर भी। जैसे पहली प्रक्रिया ये है कि भारतीय संविधान में मात्र साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ साधारण बहुमत का तात्पर्य उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो विभिन्न नए राज्यों का निर्माण करना हो या पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में बदलाव करना हो या किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो, जैसे तमाम जो संशोधन है वो संविधान में मात्र साधारण बहुमत से ही किए जा सकते हैं। जिस प्रकार ये भारतीय संविधान को लचीला या नम्य बनाता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं आपातकालीन उपबंध। तो भारतीय संविधान में ऐसे आपातकालीन उपबंध भी शामिल किए गए हैं जो केंद्र को अधिक मजबूत बनाते हैं। आर्टिकल 352 से 360 के बीच आप राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को देख सकते हैं जो केंद्र को आपातकालीन स्थितियों में बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। ये भी एकात्मक व्यवस्था का ही उदाहरण है। इसके अलावा भारतीय व्यवस्था में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। भारत में केवल और केवल एक नागरिकता होती है और वह है केंद्र की नागरिकता। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग नागरिकता नहीं होती। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था, लेकिन अब वह भी इसका अपवाद नहीं रहा है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भारत में न केवल एकल नागरिकता का स्वरूप इस प्रकार है कि केवल केंद्र की नागरिकता है, प्रांतों की नहीं, बल्कि भारत में एकल नागरिकता इस प्रकार से भी है कि केवल भारत की नागरिकता हम भारतीय नागरिक धारण कर सकते हैं। अगर हम भारतीय नागरिकता के अलावा किसी और देश की नागरिकता धारण कर लेते हैं तो हमारी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा भारतीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था का एक और गुण ये भी शामिल है कि यहाँ राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा प्रांतों में की जाती है। और सिंपल सी बात है, आपको मैं बता चुका हूँ कि केंद्र के द्वारा प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तब राज्यपाल केंद्र के एजेंट की तरह काम करता है और वह प्रांतों को नियंत्रित करने का भी कई बार प्रयास करता दिखलाई देता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विशेषता एकात्मक व्यवस्था की वह है राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो की शक्ति। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्यों के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति दे सकता है। और इसी में एक विकल्प उससे ये भी दिया गया है कि वह चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। और जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर लेता है, तब आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राज्यों के विधेयकों पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा अब विशिष्ट शक्तियां भी भारत में केंद्र अर्थात संसद के पास मौजूद है और ये भी एकात्मक व्यवस्था का ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अवशेष शक्तियां क्या होती है ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के गुण भी मौजूद है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि फिर भारतीय शासन व्यवस्था है क्या, संघात्मक है कि एकात्मक है? तो याद रखिएगा, भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों का समावेश है, परंतु मूलतः भारतीय शासन व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। तो इसलिए आप भारतीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को एक कथन के द्वारा समझ सकते हैं और उस कथन को याद रखिएगा कि भारतीय शासन व्यवस्था सामान्यतः संघात्मक है, परंतु आपातकालीन स्थितियों में ये एकात्मक हो जाती है। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।